कैसे हो आप लोग? मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चा पार्टी, आज का जो आपका सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी कल 4 फरवरी को हिंदी का पेपर जा रहा है उसको ये सेशन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका ये शॉर्ट वीडियो है, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा कर लेंगे और आपको इस क्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। क्या तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना। बुक का जो भी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि मैम 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दो, मैम 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दो। तो आपकी शालिनी मैम लेकर आ गई है 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना, ठीक है। चलो बच्चा बेटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी को मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले जो बुक के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पेपर में 3 क्वेश्चन जो होता है ना बुक का रहता है, ठीक है। आपको पता है 5 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है? विज्ञापन लेखन रहता है, निबंध लेखन रहता है, पत्र लेखन रहता है, उससे रिलेटेड और क्या रहता है आप सभी को पता होगा। विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इनके अलावा है ना, इनके अलावा बुक का क्वेश्चंस भी रहता है, ठीक है। आपको 5 मार्क्स वाला जो रहता है क्वेश्चन, उसमें बस 4 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें से आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर 3 क्वेश्चन जो होता है आपके बुक के आते हैं। कहां से? तो क्षितिज और कृतिका से। ज्यादातर कृतिका का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हम लोग आज वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे देखो सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे आ गए हो, एक बार सेशन को लाइक करो एंड अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। जितना हो सके शेयर करो क्योंकि 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, ठीक है। आप लोगों के डिमांड पे इस सेशन को लाया गया है। प्रस्तुत पाठ के, है ना। चलो बच्चा बेटी यहाँ पे देखो, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी राय से इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चा पार्टी, आप लोगों ने कृतिका बुक का माता का अंचल पाठ पढ़ा है ना। आप जानते हो कि उसमें जो लेखक है, ठीक है, उसमें जो लेखक है उनका सबसे ज्यादा जुड़ाव किससे था? पिता से ज्यादा जुड़ाव था। लेकिन जब वो संकट में आते हैं तो अपने पिता के पास नहीं जाते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं। आपकी राय से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आप सभी को पता है, आप कितना भी किसी से प्यार क्यों ना करो, जब आप मुसीबत में पड़ते हो तो माँ का नाम लेते हो ना, माँ का नाम लेते हो। ठीक उसी प्रकार विपदा के समय, यानी मुसीबत के समय, ठीक है, विपदा के समय बच्चे को माँ की ममता, जब बच्चा मुसीबत में पड़ता है ना तो बच्चे को किस चीज की जरूरत पड़ती है? माँ के ममता का जरूरत पड़ती है, माँ के सहानुभूति का एवं सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है, जो उसे माँ की गोद में मिलती है। मैं यहाँ पे साइड हो जाऊंगी, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, ठीक है। यह सही है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। माता का अंचल पाठ के अनुसार यह बात सही है कि यहाँ पे लेखक को माता से ज्यादा अपने पिता से अधिक लगाव था। वह अपने पिता के साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, ठीक है। लेखक जो है ना अपने पिता के साथ ही खाते थे, पीते थे, सोते थे, खेलते भी थे अपने पिता के साथ, ठीक है, खेलते भी थे, सुबह उठ के नहाते धोआते भी साथ ही में थे। उसके पिता ने उसके लालन पालन में ही सहयोग नहीं दिया, अपितु वे उसके अच्छे दोस्त भी थे, ठीक है। लेखक के पिताजी जो थे ना उनके दोस्त थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलते भी थे, सुबह सुबह उसको लेखक को उठा देते थे, अपने साथ पूजा पाठ में भी बैठाते थे, ठीक है। वो जो थे, लेखक जो थे, है ना, अपने पिता से ज्यादा जुड़े हुए थे। उसके पिता ने उसके लालन पालन में भी सहयोग नहीं दिया, बल्कि अच्छे दोस्त भी थे, उसके खेल में साथ रहते थे। लेखक के पिताजी उसके खेल में भी साथ रहते थे, खेलते भी थे साथ में, कुश्ती भी लड़ते थे। लेकिन विपदा के समय, यानी जब मुसीबत आता है, उस समय बच्चे को लाड़ प्यार की अपेक्षा ममता की जरूरत होती है। जब मुसीबत आता है तो बच्चे को ममता की जरूरत पड़ती है, ममता, सहानुभूति एवं सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है। वह उसे माँ की गोद में मिल सकती है। बच्चा माँ की गोद में अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करता है उतना पिता के लाड़ प्यार की छाया में नहीं, ठीक है ना। बच्चा जब मुसीबत में पड़ता है तो उसको माँ के ममता की जरूरत होती है ना। पिता के स्नेह लाड़ प्यार की जरूरत नहीं होती है, ममता की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ की याद आती है, पिता की नहीं। माँ की ममता बच्चे के घाव भरने में मरहम का काम करती है। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो बच्चा पार्टी, ये आपका प्रॉपर तरीके का आंसर है जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे साइड हो जाती हूँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बच्चा पार्टी देखिए, ये भी आपके 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माता का अंचल पाठ का, ठीक है ना। भोलानाथ, आप जानते हो माता का अंचल पाठ में जो तारकेश्वर नाथ था उसके पापा उनको भोलानाथ कहते थे ना, तो भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की जो सामग्री है वो आपके खेल और खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। मतलब ये उस समय का है जब बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बाहर आपस में खेलने जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल में घुसे रहते हैं, है ना। खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने से खेलते हैं, लेकिन पहले लेखक के समय में प्लास्टिक वगैरह का खिलौना नहीं आया करता था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या भिन्न है। तो भोलानाथ की कथा काफी पुरानी है, ठीक है। ये जो कवि चैप्टर है ना, ये काफी पुरानी है, यानी भोलानाथ की कथा काफी पुरानी है। आज का युग काफी बदल चुका है, आज का जो जमाना है वो काफी बदल चुका है, खेल का माहौल और सामान सब बदल गए हैं, ठीक है ना। आजकल जो है खेल के जो सामान है, माहौल है, सब बदल गए हैं। पहले बच्चे जो है आपस में खेलते थे, 10-15 बच्चे मिलके खेलते थे, लेकिन आजकल सब अलग अलग रहता है, ठीक है ना। चलो, आज के माता पिता अपने बच्चों को उस प्रकार बाहर छोड़ना भी नहीं चाहते। आजकल के जो माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चों को बाहर छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी पे भरोसा नहीं रहता है। जब से अपहरण और बालकों की चोरी जैसी घटनाएं घटने लगी है और भी सतर्क हो गए हैं। आज के जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अपहरण इन सब का उनको डर लगा रहता है। आज के बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के खिलौने ज्यादा पसंद करते हैं। जो आजकल के बच्चे होते हैं वो तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, है ना, इन सब प्लास्टिक के खिलौने, इन सब का प्रयोग करते हैं। आज बरसात में बच्चे बाहर रह जाते हैं तो माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है। पहले के बच्चे धूप में, गर्मी में, बरसात में, कादों में, मिट्टी में, इन सब में खेलते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स ही उसको नहीं जाने देंगे बाहर, है ना, बरसात वगैरह में। आज प्राचीन युग की तरह न कुएं है ना, पहले क्या होता था, कुआं होता था। आज जो है प्राचीन युग की तरह न कुएं है, न खेत है, और न खेती का शौक है किसी को, है ना। खेत ये सब है, लेकिन कोई वहां पे खेलना पसंद नहीं करता है। पहले की अपेक्षा आज के वैज्ञानिक और भौतिकवादी युग में पुरानी सारी चीजें बदल गई है। आज के बच्चे स्कूल से आने पर दूरदर्शन का मजा लेते हैं और थोड़ा बड़ा होने पर गेंद, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। आजकल के बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है ना। वो मिट्टी वगैरह में ये सब, है ना, नहीं खेलते, जैसे कि भोलानाथ खेलते थे, है ना। भोलानाथ जो है किसी का बाराती निकालते थे, मिट्टी का जो है दावत करते थे, है ना, खाना वाना बना के दावत करते थे। तो ये सब खेल खेला करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों का अलग है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप लोग देखो, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चा पार्टी, आपने यह दंद्रित मुस्कान पाठ पढ़ा है ना। तो कवि जो नागार्जुन है, ठीक है ना, कवि जो है, ठीक है, उन्होंने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कमल के फूल से, बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए, कवि जो है ना बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य यानी सुंदरता को कमल के फूल, शंख, बांस, बबूल तथा पत्थर पिघलकर जल बनने जैसे बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चा पार्टी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और याद करके ही जाना एग्जाम में। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य यानी सुंदरता को कमल के फूल, शंख, बांस, बबूल, है ना, तथा पत्थर पिघलकर जल बनने जैसे बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। कवि नागार्जुन ने यह दंत्रित मुस्कान कविता में बच्चे की मुस्कान की तुलना कई प्राकृतिक बिंबों से की है। उन्होंने कहा है कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है कि मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठे हो, ठीक है। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बच्चे की जो मुस्कान होती है वो इतनी सुंदर होती है, इतनी मनमोहक होती है, जैसे लगता है कि कमल के फूल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठे हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शंख बज रहे हो। बच्चे के स्पर्श मात्र से बांस और बबूल जैसे नीरस पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो, ठीक है। कवि बोलते हैं कि बच्चे के स्पर्श मात्र से, है ना, बांस और बबूल जैसे जो नीरस पेड़ होते हैं ना, उसमें से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो, ऐसा प्रतीत होता है। कवि को लगा जैसे पत्थर पिघलकर जल बन गया हो, यानी कठोर हृदय भी द्रवित हो गया हो, ठीक है। कवि का कहना था कि जो कठोर से कठोर व्यक्ति भी होगा ना, है ना, निराश भी व्यक्ति जो होगा ना,
वो बच्चे के मुस्कान को देखकर पिघल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से और याद कर लेना आप लोग। चलो देन हम लोग आगे बढ़े। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में कई बातें लोगों को हैरान करती थी, है ना। बाल गोविंद भगत जो थे, आप लोग जानते हो, बाल गोविंद भगत पाठ पढ़े हो। बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों के अचरज का कारण इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते थे, जो कि नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, नियमितता। वह भोर में उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते थे। वो 60 प्लस हो गए थे, मतलब बूढ़े हो गए थे, फिर भी भोर में उठते थे, वो अनुशासन का पालन करते थे, भोर में उठते थे। और कितने, 2 मील नदी, है ना, 2 मील दूर नदी था, वो स्नान करने जाते थे, वो भी पैदल जाते थे। ठीक है, और वापस आकर प्रभात फेरी गाते थे, चाहे मौसम कोई भी हो। नेक्स्ट देखो, ईश्वर भक्ति। वह हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। बाल गोविंद भगत जो थे ना, हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और अपने खेत में काम करते हुए भी गीत गाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है कबीर को अपना साहब मानते थे और हमेशा जो है ईश्वर भक्ति में लीन होते थे और अपने खेत में काम करते हुए गीत गाते थे। सादगी, उनका जीवन बहुत सादा था। बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ जीवन से बंधे थे, लेकिन सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था, सरल था, वह दिखावे से दूर रहते थे। बाल गोविंद भगत जो थे सच में सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी का भी सामान बिना पूछे नहीं लेते थे, वे दिखावे से दूर रहते थे, है ना, और अपने सभी काम स्वयं करते थे। कर्तव्य निष्ठा। पुत्र की मृत्यु के बाद भी उन्होंने सामाजिक मान्यताओं के विपरीत जाकर अपनी पुत्र वधू से उसका पूर्ण विवाह करवाया, है ना, पुत्र वधू से उसका पूर्ण विवाह करवाया, जो उनकी प्रगतिशील सोच और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। बच्चा पढ़े, देखिए उस समय जो है पूर्ण विवाह यानी फिर से शादी नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत ने यह आदेश दिया कि उसके बेटे का मृत्यु हो गया, लेकिन बाल गोविंद भगत सोचे कि उनकी बहू तो अभी जवान है, तो बहू कैसे रहेगी, है ना। तो उज्जवल भविष्य के लिए बाल गोविंद भगत ने सोचा, ठीक है ना, कि इसकी शादी करा दी जाए। ठीक है, तो उस समय नियमों का पालन ना करके बाल गोविंद भगत ने यह फैसला लिया। ठीक है ना बच्चा पार्टी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चा पार्टी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत, अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और एकदम से आप लोग याद कर लेना, कल एग्जाम से पहले इसको याद करके ही जाना। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषता। बच्चा पार्टी, ये 5 मार्क्स के लिए प्रॉपर तरीके का आंसर है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट वाइज आपको ऐसे ही व्यक्तित्व लिखना है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषता है कि वह एक गृहस्थ थे। आप सभी को पता है बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ थे, क्योंकि उनके परिवार में एक बहू थी, एक बेटा था। ठीक है, बेटा का तो मृत्यु हो जाता है, फिर भी वो उत्सव मनाते हैं। ठीक है ना, वे गृहस्थ थे, लेकिन उनका जीवन सन्यासियों जैसा था। बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ थे, खेती बाड़ी भी था, बेटे बहू भी थी। ठीक है, इसलिए वो गृहस्थ थे, लेकिन सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। वे कबीर के पक्के भक्त थे। बाल गोविंद भगत जो थे कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर को, है ना, अपना भगवान मानते थे। कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, वो उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास के ही आदर्शों पे चलते थे। वे सत्यवादी थे। बाल गोविंद भगत आप सभी को पता है सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे, तो बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे, है ना, ये सब तो आपको पता है। ये सब यहाँ पे देखो, वे हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है, स्पष्टवादी थे, संतोषी स्वभाव के थे। बाल गोविंद भगत जो थे सत्यवादी थे, है ना, किसी से झूठ नहीं बोलते थे, किसी को ठगते नहीं थे। ठीक है, और किसी चीज का लालच नहीं करते थे, है ना, और हमेशा सच बोलते थे। ठीक है ना, वे सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे और तर्कशील थे, है ना। वे मधुर भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत जो थे कबीर के पद को दोहराया करते थे, मतलब खेतों में काम करते हुए भी वो भजन कीर्तन करते रहते थे। ठीक है ना, कबीर के पद को। वे मधुर भजन गाते थे और अपने काम में अत्यंत परिश्रमी थे, वो बहुत परिश्रमी थे। तो ये तो है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व। और नेक्स्ट पूछा गया है वेशभूषा, है ना, बाल गोविंद भगत का वेशभूषा क्या था? ठीक है, तो वो जो है प्रायः कम कपड़े पहनते थे। आप सभी को पता है बाल गोविंद भगत जो थे ना
सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे और वो बहुत कम कपड़े पहनते थे, ठीक है। कमर में एक लंगोटी पहनते थे, बस कमर में एक लंगोटी पहनते थे। सिर पर, है ना, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी पहनते थे। और सर्दियों में आप सभी को पता है वो कपड़े कम पहनते थे, और जब ठंडा आता था तो ठंडा में काला कंबल ओढ़ लेते थे, ठीक है, काला कंबल ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में क्या पहनते थे, तुलसी की जड़ों का माला पहनते थे। तो ये है उनकी वेशभूषा, ठीक है। चलो, तो इन सब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखे। बच्चा पार्टी आप लोगों ने आत्मकथ्य पाठ पढ़ा है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ठीक है। तो आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखे। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित झलक मिलती है। ये सब आपके प्रॉपर तरीके का आंसर है, आपको याद कर लेना है। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित झलक मिलती है। वो कौन कौन सी है ये आपको पॉइंट वाइज दिया गया है। विनम्रता, ठीक है, वे स्वयं को एक साधारण व्यक्ति मानते थे। बच्चा पार्टी आप सभी को पता है आत्मकथ्य पाठ में कवि जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनका जीवन जो था नीरस था, ठीक है, कोई अच्छा चीज हुआ ही नहीं था, कोई सुख का पल आया ही नहीं था, ठीक है। वे स्वयं को साधारण व्यक्ति मानते थे। जयशंकर प्रसाद जो है खुद को क्या मानते थे, साधारण व्यक्ति मानते थे, और अपनी आत्मकथा लिखने से संकोच करते थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है खुद को साधारण व्यक्ति मानते थे और अपना आत्मकथा लिखने में संकोच करते थे, ठीक है। उनका जीवन सरल था। जयशंकर प्रसाद का जीवन सरल था जिसमें कोई महानता नहीं थी। जयशंकर प्रसाद का कहना था कि उनका जीवन जो था ना बहुत ही सरल था, नीरस था, है ना। कोई महान काम उन्होंने अपने लाइफ में नहीं किया जिसको लिखा जा सके, जिसे वे दूसरों के सामने उजागर करना चाहते थे, है ना। वे जीवन के दुखों और कष्टों को चुपचाप सहने वाले व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद जो है अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को चुपचाप सहने वाले व्यक्ति थे। वे अपने जीवन की निजी बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, ठीक है। आत्मकथा वो इसीलिए नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि वह अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, दूसरों को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो अपने दुख को दूसरों को बताएंगे तो इससे दूसरा जो है मजाक उड़ाएगा, है ना। तो अपना मजाक वो खुद नहीं उड़वाना चाहते थे। वे मानते थे, है ना, कि उनके जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसका वर्णन किया जाए। जयशंकर प्रसाद का मानना था कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, है ना, कुछ महान उपलब्धि था ही नहीं, ठीक है, जिसका वर्णन किया जाए। नेक्स्ट देखो, मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की है। बच्चा बेटी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक कहानी, यह भी पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एक कहानी यह भी पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। बच्चा पार्टी आप सभी को पता है मनु भंडारी जो है ना, मनु भंडारी के पिता जो है शक्की स्वभाव के थे, ठीक है, शक्की स्वभाव के थे, जिस कारण वो अपने वाइफ को यानी मनु भंडारी की माँ को हमेशा बोलते रहते थे, ठीक है। और वो जो मनु भंडारी की माँ है वो बहुत सहनशील महिला थी, चुपचाप सुनती रहती थी, सहती रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, ठीक है। तो मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। तो मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी में अपनी माँ के निम्नलिखित गुणों की चर्चा की है। वो कौन कौन सी चर्चा है, देखो यहाँ पे, धैर्य और सहनशीलता। मनु भंडारी की जो माँ थी ना वो बहुत ही धैर्यवान थी, सहनशील महिला थी, उनकी माँ में बहुत धैर्य था, ठीक है। मनु भंडारी की जो माँ थी उनकी माँ में बहुत धैर्य था, वे पिताजी की हर बात को चुपचाप सह लेती थी, ठीक है। मनु भंडारी की जो माँ थी वो मनु भंडारी के पिताजी के बात को चुपचाप सह लेती थी। त्यागमयी, वे अपने बच्चों और परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखती थी। मनु भंडारी की जो माँ थी ना अनपढ़ थी, ठीक है, जिस कारण उनके पिताजी मनु भंडारी के पिताजी हमेशा उनको सुनाते रहते थे, ठीक है, और वो चुपचाप सहन करती थी, ठीक है। वे अपने बच्चों और परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखती थी। मनु भंडारी की जो माँ है वो अपने बच्चों का और अपने परिवार का हर जरूरत का ध्यान रखती थी और हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रखती थी। बहुत ही त्यागमयी महिला थी, मतलब हमेशा त्याग करने के लिए
तैयार रहती थी। धार्मिक, वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। ठीक है, मनु भंडारी की जो माँ थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमेशा और जो है पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। नेक्स्ट है, वे अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती थी। ठीक है, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ प्रेम यानी बिना स्वार्थ के वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। ममतामयी, वे अत्यंत ममतामयी और सरल स्वभाव की थी, वो अत्यंत सरल स्वभाव की थी। ठीक है, चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से जल्दी जल्दी से ले लो। नेक्स्ट है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। बच्चा पार्टी आप लोग का ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए लेखक ने, है ना, लेखक अज्ञेय ने, कौन अज्ञेय ने, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है, जापान का एक बहुत बड़ा शहर, ठीक है, जिसपे अमेरिका ने बम विस्फोट किया था। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता तब महसूस किया जब उसने हिरोशिमा में एक पत्थर पर मानव की छाया छपी देखी। ठीक है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता तब महसूस किया जब उसने, लेखक ने हिरोशिमा में एक पत्थर पर क्या देखा, मानव की छाया छपी देखी। लेखक ने हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में अखबारों में पढ़ा था। लेखक जो है ना, हिरोशिमा के घटना के बारे में अखबार में पढ़े थे, सुने थे, लेकिन वह उस अमानवीय विस्फोट के दर्द को गहराई से महसूस नहीं कर पाए। है ना, किसी भी चीज को पढ़ के, है ना, सुन के जितना अनुभव नहीं होता है जितना अनुभव देख के होता है। ठीक है, जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते समय, है ना, जब लेखक जो है जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते समय उनकी नजर, है ना, अचानक से एक पत्थर पर पड़ी जिस पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। अनुमानतः परमाणु विस्फोट के समय, यानी अनुमान से, है ना, परमाणु विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा, विस्फोट से निकली अत्यधिक उष्मा ने व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। ठीक है, लेकिन उसकी छाया पत्थर पर अस्थायी रूप से अंकित हो गई हमेशा के लिए। इस दृश्य को देखकर लेखक को उस भीषण त्रासदी की वास्तविक अनुभूति हुई और उसने स्वयं को उस विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। तो बच्चा पार्टी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो कि 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इन सबको याद कर लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही है ना। 5 मार्क्स के लिए बच्चा पार्टी आपके एग्जाम में जो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बुक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होता है 5 मार्क्स वाला, तो 3 क्वेश्चन तो हमारे यहां से ही बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेना। और बच्चा पार्टी हमने और भी सेशंस करवाए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, संपूर्ण व्याकरण भी हमने कवर कराया है, वो सब क्लासेस कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चा पार्टी, एंड आप लोग रेगुलर क्लासेस किया करो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, इस चैनल से हमेशा जुड़े रहना, आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू।